हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पर। आज है 11 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो आज है 11 अगस्त 2024 और हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? यानी कि अभी इससे पहले हमने बात की थी कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया, यानी कि इससे पहले हमने बात की थी कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया था। आज हम बात करने वाले हैं नागासाकी दिवस के बारे में। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 6 अगस्त, बी ऑप्शन है 7 अगस्त, सी ऑप्शन है 9 अगस्त और डी ऑप्शन है 10 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आर्टिकल में कि नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को 11:02 पे ये जो हमला है यह हुआ था। नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था। उसी के यानी कि उसी टाइम पे ये 9 अगस्त जो है नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें तो हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए जाने की भयानक घटना की याद दिलाता है। यानी कि 9 अगस्त 1945 को ही जो अमेरिका था उसने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा भयानक ये घटना थी। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो उसी के याद दिलाने के लिए, इस भयानक घटना को याद दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। आगे अगर बात करें तो 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान का एक बंदरगाह था, नाम था उसका नागासाकी। वहाँ पर 11:01 पर 6.4 किलो का प्लूटोनियम 239 ये प्लूटोनियम का बना हुआ था, ये परमाणु बम गिराया गया जिसका नाम था फैटमैन। यानी कि फैटमैन नाम का ये जो परमाणु बम है यह गिराया गया था नागासाकी शहर पर। कब? 9 अगस्त 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी टाइम पर यह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था परमाणु बम। और इसी भयानक घटना को याद करने के लिए प्रत्येक 9 अगस्त को हम नागासाकी दिवस मनाते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिवस से भी है। अगला भी क्वेश्चन हमारा दिवस से है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने की इसकी संभावना रहती है। तो हर साल वर्ल्ड लायन डे, यानी कि जो वर्ल्ड लायन डे होता है, विश्व शेर दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 8 अगस्त, बी ऑप्शन है 9 अगस्त, सी ऑप्शन है 10 अगस्त और डी ऑप्शन है 7 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। आगे बात करें तो विश्व शेर दिवस जो है वह हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो शेर होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनको अधिक से अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए जो यह 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड लायन डे 2013 को मनाया गया था, जिसका उद्देश्य शेरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यानी कि जो शेर हैं उनको कैसे संरक्षण किया जा सके, शिकार होने से उनको कैसे रोका जा सके, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो उनका शिकार करते हैं, उनके खाल के लिए, खाल का उपयोग करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उनका अवैध शिकार कर लिया जाता है। तो इन सब के लिए संरक्षण फैलाने के लिए, ताकि उनका शिकार ना हो, उनकी जो संख्या घट रही है वो संख्या ना घटे, इसके लिए जो वर्ल्ड लायन डे है, विश्व शेर दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। बात करें इस वर्ष की थीम की 2024 की, तो प्रोटेक्टिंग द किंग ऑफ द जंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। थीम पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 2024 की थीम है प्रोटेक्टिंग द किंग ऑफ द जंगल। भारत में अगर एशियाई शेरों की बात की जाए तो 680 कुल संख्या है भारत में एशियाई शेरों की वर्तमान में। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? यानी कि कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जिसने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ए ऑप्शन है मद्रास हाई कोर्ट, बी ऑप्शन है कोलकाता हाई कोर्ट, सी ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट और डी ऑप्शन है मुंबई हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। बात करें तो मद्रास जो उच्च न्यायालय है इसने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया हुआ है। और मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण नियम 1908
की जो धारा है 77A, इसको असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि जो जिला रजिस्ट्रार यानी कि जो रजिस्ट्रार होते हैं, इनको संपत्ति के जो भी दस्तावेज होते हैं उनको रद्द करने का अत्यधिक अधिकार होता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है मद्रास उच्च न्यायालय ने, और इसके तहत इसने 1908 की जो धारा 77A है इसको असंवैधानिक करार कर दिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है? यानी कि दक्षिण कोरिया में जो अमेरिका नेतृत्व कर रही है संयुक्त राष्ट्र कमान का, उसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जर्मनी है यह दक्षिण कोरिया में अमेरिका द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र कमान का, उसमें शामिल हुआ है। तो जर्मनी है वह दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है। जर्मनी दक्षिण कोरिया में अमेरिका के जो नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान है UNC, यूनाइटेड नेशन की जो ये कमान है, इसका 18वां सदस्य बन गया है। यानी कि जो जर्मनी है ये 18वां सदस्य बन गया है, यानी कि टोटल अब संयुक्त राष्ट्र कमान में 18 सदस्य हो गए हैं, जो उत्तर कोरिया के साथ सीमा की निगरानी करने और युद्ध की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा करने में मदद करता है। यानी कि ये जितने भी 18 सदस्य देश हैं ये सभी क्या करेंगे? उत्तर कोरिया के साथ सीमा जो निगरानी है उत्तर कोरिया की, उसके सीमा की निगरानी करेंगे और युद्ध की स्थिति में, अगर मान लीजिए दक्षिणी कोरिया का अगर किसी से युद्ध हो जाता है तो युद्ध की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा करने में ये मदद करेंगे। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? यानी कि जो विरासत प्रदर्शनी है, विरासत प्रदर्शनी, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। हैंडलूम आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली के हथकरघा हाट में, यानी कि जो दिल्ली का हथकरघा हाट है, यहाँ पर विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई। कब शुरू हुई? तो 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि अभी हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का जो उत्सव है ये मनाया गया, और इसी उत्सव मनाने को समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी विरासत, जो कि 3 अगस्त को जनपथ स्थित हथकरघा हाट में शुरू हुई है। यानी कि 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में ही इसको, यानी कि विरासत प्रदर्शनी को 3 अगस्त को जनपथ स्थित जो हथकरघा हाट है वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। बात करें तो इस प्रदर्शनी का जो आयोजन है वह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NHDC कर रहा है। यानी कि इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो भारत सरकार के जो वन मंत्रालय और इसके जो तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड जो है ये इसका आयोजन कर रहा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? यानी कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, कौन से ऐसा प्लेयर है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक, जो कि अभी हाल ही में 2024 के जो ओलंपिक हो रहे हैं वो कहाँ रहे हैं? पेरिस में ये ओलंपिक हो रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है सात्विक साईराज, बी ऑप्शन है रोजर सेंज, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और डी ऑप्शन है ईगा स्विएटेक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोवाक जोकोविच जो है ये पेरिस ओलंपिक में टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले ये प्लेयर बने हुए हैं। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है। बात करें तो दिग्गज जो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता और ये इनका पहला गोल्ड मेडल है। नोवाक जोकोविच ने यानी कि पेरिस ओलंपिक में इनका पहला गोल्ड मेडल है। नोवाक जोकोविच ने 4 अगस्त 2024 को फाइनल में स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज हैं, यानी कि फाइनल में जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के हैं, तो स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज हैं इनको सीधे सेटों में 7-6, 3, 7-6, 2 से हरा करके 2024 में पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल का जो स्वर्ण पदक है वह नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। तो अगर सीधे तौर पर बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में एक पुरुष एकल का जो पदक है, स्वर्ण पदक, वह नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है। किसको हरा करके? कार्लोस अल्कराज को हरा करके। और ये बात करें तो ये सिल्वर मेडल पाए हुए हैं, यानी कि कार्लोस अल्कराज सेकंड पोजीशन पर रहे, तो ये क्या इनको सिल्वर मिलेगा? तो ये सिल्वर मेडल पाए हुए हैं और गोल्ड मेडल नोवाक जोकोविच को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश की
जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यानी कि जो भारत सरकार है इसने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल देश में भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने नेपाल में 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा जो कि 669 मेगावाट का होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं भारत सरकार ने। बात करें तो पीएम मोदी जी जो हैं इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई और इसी में कैबिनेट बैठक में ही इस निवेश की अनुमति दी गई। यह जो प्रोजेक्ट है ये नेपाल के संखुआ सभा जिले के मकालू गांव पालिका में बनाया जाएगा। यानी कि यह जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बनाया कहा जाएगा तो नेपाल के संखुआ जो सभा जिला है वहाँ के मकालू गांव पालिका में यह बनाया जाएगा। इसकी 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और प्रत्येक इकाइयाँ 167.25 मेगावाट की होंगी और इस प्रकार से इन चारों जो इकाइयाँ होंगी इन चारों इकाइयों में 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? यानी कि जिस प्रकार से भारत में मिस वर्ल्ड होता है, यानी मिस इंडिया होता है, उसी प्रकार से मिस नेपाल वर्ल्ड होता है। तो नेपाल में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता हुआ है? ये सिर्फ नेपाल में ही होता है। यानी कि नेपाल के जो भी प्रतियोगी होते हैं ये चुने जाते हैं, फिर ये यही जा करके आगे जो मिस वर्ल्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ए ऑप्शन है मेघना नायडू, बी ऑप्शन है अर्पिता सोवते, सी ऑप्शन है आसमा कुमारी केसी और डी ऑप्शन है दीपा मेहता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आसमा कुमारी केसी जो हैं इन्होंने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आसमा कुमारी केसी हैं और इन्होंने ही मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है। तो नेपाल की आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 28वीं सौंदर्य प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये गोदावरी सनराइज कन्वेंशन सेंटर ललितपुर में किया गया। यानी कि जो 28वीं प्रतियोगिता थी इस बार की, और ये जो 28वीं सौंदर्य प्रतियोगिता थी इसका जो आयोजन है ये गोदावरी सनराइज कन्वेंशन सेंटर ललितपुर में किया गया। आगे बात करें तो सुमाना केसी हैं और करुण रावत, इनको मिस नेपाल अर्थ और मिस नेपाल इंटरनेशनल चुना गया है। यानी कि सुमाना केसी और करुणा रावत इनको क्रमशः मिस नेपाल अर्थ और मिस नेपाल इंटरनेशनल चुना गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि आपदा प्रबंधन जो आपदाएं होती हैं उन आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड राज्य जो है ये आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के नेफ्यूरियो। आगे अगर बात करें तो नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने एसबीआई यानी कि एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं और इसी के तहत यह जो नागालैंड है ये पहला राज्य बन गया है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला। मुख्यमंत्री जो है नेफ्यूरियो हैं नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नेफ्यूरियो हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं और आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।